अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ओके तो बच्चों, आज की हमारी क्लास AFNS AMC 2026 की प्रिपरेशन के लिए डॉक्टर अब्दुल रहमान हाजिर है। और आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वर्बल इंटेलिजेंस का होगा। इसके साथ कुछ आपको टिप्स भी बताए जाएंगे और ये कुछ MCQs होते हैं। हमारी क्लास का ये पैटर्न है कि हम कुछ MCQ सोल्व करते हैं हर पोर्शन के। जैसा कि आपको पता है इनिशियल टेस्ट में आपके 3 पोर्शंस हैं, इंटेलिजेंस में 2 आते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल, और इसी तरह एकेडमिक पोर्शन। अच्छा, ये MCQ जो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है ना, ये कुछ MCQs होते हैं जो कैलकुलेशंस की बेस के ऊपर आ रहे होते हैं, यानी कि आपने उनको बैठ के वहां पे सोल्व करना होता है। अब पहले नंबर पे ना मैं आपकी ये कन्फ्यूजन क्लियर करूंगा। मुझे ये चीज़ बहुत बच्चे पूछते हैं, हर साल ही पूछते हैं कि सर वहां पे हमारे पास कैलकुलेटर क्या हम यूज़ कर सकते हैं? कैलकुलेटर का क्वेश्चन आता है, फिर आता है कि पेज एंड पेंसिल क्या हमारे पास वहां पे होगी। तो इस चीज़ का आंसर ये है कि आप इसमें से कोई भी चीज़ वहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इसका ना एक ट्रिक होता है, आपने करना क्या होता है, कैलकुलेटर तो बिल्कुल अलाउ नहीं है, ठीक है। जब आप सेंटर में जाते हैं ना, आपके पास एक फाइल होती है, उस फाइल में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं और फिर इसके साथ कुछ फोटो कॉपीज भी रखी होती हैं, यानी ये सारी चीजें होती हैं। अब आपके पास इसी फाइल में जो है ना एक पेंसिल होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि बॉल पॉइंट आप उसे कह लें, वो होनी चाहिए, या कच्ची पेंसिल जो होती है वो आप लेके जा सकते हैं। आपने क्या करना है कि एक आधी जो फोटो कॉपी है ना वो एक्स्ट्रा लेके जानी है किसी भी डॉक्यूमेंट की। अब वहां पे होता पता क्या है, वो आपको वहां पे कंप्यूटर्स वगैरह जो पड़े होते हैं, सारा सिस्टम होता है उनका। मैं आपको ना इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगा सेंटर की किसी की, कि वहां पे किस तरह कंप्यूटर्स होते हैं। वहां पे बेंचेस होते हैं साथ साथ पड़े, और हर बेंच के ऊपर जो है वो कंप्यूटर है। और ये आप ये समझ लें, ये सामने एक कंप्यूटर है, यहाँ पे ये चेयर है, यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, यहाँ पे अगला कंप्यूटर है, यहाँ पे एक बच्चा बैठा है, यानी ऐसे 4-5 कंप्यूटर इस साइड पे होंगे, ये बच्चे सामने बैठे होंगे या साथ साथ बैठे होंगे। फिर दरमियान में ये ऐसे राहदारी होती है, फिर इसी साइड पे सेम जो है वो कंप्यूटर्स और बच्चे बैठे होते हैं, ऐसे लंबी लंबी लाइंस बनी होती हैं, पूरा बड़ा हॉल होता है। वो जब आपको वहां पे लेके जाते हैं ना टेस्ट हॉल में, वो आपको कोई भी कंप्यूटर पे कहेंगे यहाँ पर जी आप किसके सामने जाके बैठ जाएं। आपने रोल नंबर स्लिप निकालनी है अपनी, उसके ऊपर से रोल नंबर देख के कंप्यूटर को प्रिंटर करना होता है। वो आपको गाइड भी करते हैं, अगर आपको समझ नहीं लगती आप उनसे पूछ सकते हैं सारी चीज़ें कि सर मुझे ये बता दें। अगर आपने कभी कंप्यूटर यूज़ नहीं किया हुआ, वैसे अब जैसे जनरेशन चल रही है, हम सारे जेंजी हैं, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि रोल नंबर वगैरह लिखना है, उसके बाद आपके पास सैम्पल MCQs आते हैं, 5 MCQs आते हैं सैम्पल, ताकि आपको पता लग सके। फिर आपको प्रॉपर टेस्ट स्टार्ट होता है। अब जब टेस्ट स्टार्ट होता है ना, दरमियान में ये जो राहदारी मैंने बताई थी, यहाँ पे लोग फिर रहे होते हैं, उनके जो है आर्मी के बंदे फिर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि बच्चे कोई आपस में डिस्कशन ना करें या कोई जो है चीटिंग शीटिंग ना कर रहे हो। लेकिन फिर भी जो है ना आपको इतना मौका मिल जाता है, एक तो आपने कोशिश करनी है साइड पर ज़रा होके बैठें, और आपके पास जो फोटो कापी होगी ना आपने एक्स्ट्रा रखी होगी, आप फाइल जो है उसके बाहर उसको रख लें, ठीक है, एक फोटो कापी को। या अगर बाकी डॉक्यूमेंट्स में या थोड़े से, यानी कि ना 3-4 डॉक्यूमेंट हो, ताकि फील ना हो किसी को क्या कर रहे हैं ये, आप उसकी बैक साइड पे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा ख्याल रखना है कि कोई देखे ना। तो जो MCQs ऐसे होते हैं पहले उनको स्किप करते जाएं, जो टाइम लेने वाले क्वेश्चंस होते हैं। एंड पे जाके जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, आपने फिर वो बैक साइड पे पेज के कर लेने होते हैं, फोटो कॉपी जो आपके पास होती है। तो हाँ, अगर वो आपको देख लें, वो फिर वो यही करेंगे, आपको मना कर देंगे, तो आपने फिर उनकी बात मान लेनी है। तो आपकी जो बच्चे अभी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, वो पहले नंबर पे प्रायोरिटी ये रखें कि अगर आपको वहाँ पे ये मौका नहीं भी मिलता ना, आप रफ वर्क वहाँ पे नहीं कर सकते, इस तरह सोल्व नहीं कर सकते कैलकुलेशंस को, तो आप कम से कम ना इतने ट्रेन हुए हो प्रैक्टिस करके कि आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़े ही ना। समझ लगी? कोई क्वेश्चन है इस चीज़ में तो पूछ लें अभी मुझसे। सर वो लोग चेकिंग करते हैं, नहीं छोड़ते पेंसिल। बच्चे ये ना कुछ सेंटर्स में होता है, कुछ सेंटर्स में वो अलाउ कर देते हैं। मैंने पहले आपको बता दिया है कि आपने अपना जो माइंड बना के जाना है ना, वो इस चीज़ का नहीं बना के जाना कि आपको वाकई ही वहाँ पे जाके मौका मिल जाएगा। अगर किस्मत अच्छी हुई, कोई अच्छे इन्विजिलेटर्स हुए, वो ऐसे जाने देते हैं बच्चों को
लेकिन कुछ होते हैं जो है ना वो फिर बहुत सख्त चेकिंग करते हैं। बच्चे आपके पास फाइल होती है, फाइल तो आप बाहर नहीं रख के जाएंगे ना अपने डॉक्यूमेंट्स के, वो लेके जाने देते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं होता। और जो अच्छा ये बच्चे कह रही है सर पेपर कोड भी सेपरेट होता है। बच्चे पेपर तो हर किसी का सेपरेट होता है, मैं यहाँ पे आपको नकल लगाने के तरीके नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कैलकुलेशन करनी है तो आपने रफ वर्क कैसे करना है, सिर्फ रफ वर्क का आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। बाकी इसमें आपको जो है ये तरीका नहीं बता रहा जा रहा कि आप साथ वाले से पूछेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये हर बच्ची जो साथ साथ बैठी है ना, इसका टेस्ट अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, किसी को किसी की होश नहीं होती, ठीक है। वहां पे टाइम इतना कम होता है कि आप कोशिश करते हैं कि मेरे सिर्फ एमसीक्यूज हो जाएं। चले जी, ये हो गई कुछ कॉमन चीजें। अब हम आज के एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। आपको ना ये हमारी पहले क्लास मिस हो गई थी, अब आज थोड़ा सा मैं आसान करके इसका तरीका बताऊंगा कि आपने इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। बच्चे आपके क्वेश्चंस मैं बाद में लूंगा, ठीक है, चैट में बाद में पूछेगा, अभी इस फिलहाल हम इसको कवर करते हैं। देखें जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना आपके पास, तो दो कंडीशंस होती हैं इसमें। बच्चे आवाज आ रही है आपको? ठीक है। अच्छा अब ना इसमें दो वैल्यूज आपको गिवन होती हैं, जैसे यहाँ पे किलोमीटर है, डिस्टेंस दिया हुआ है, और इसी तरह यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। तो फिर आपसे उन्हीं दो चीज़ों के बारे में ही पूछा जाएगा। आपने एक सिंपल काम ये करना होता है, जैसे यहाँ पे 20 किलोमीटर गिवन है ना, ऊपर 20 किलोमीटर रख लें, यानी ऊपर डिस्टेंस रख लिया, नीचे आप ये जो टाइम गिवन है इसको रख लें। अच्छा टाइम जब भी कोई यूनिट जो है ना वो अलग अलग होते हैं, जैसे 1 घंटा 40 मिनट है, आपने पढ़ा होगा कि ऐसा यूनिट क्या होता है इसका। वैसे तो हम जो है इसको सेकंड में कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पे ना आपने कोशिश करनी है कि मिनट्स में इसको कर लें, 1 घंटे को भी कन्वर्ट कर लें मिनट में, तो ये टोटल आपके पास 100 बन जाएगा। यानी ऊपर डिस्टेंस आ गया, नीचे टाइम आ गया। अब सेम जब आपने इस साइड पे लिखना है ना, तो जैसे यहां पे तरतीब रखी थी वही तरतीब आपकी इस साइड पे भी होनी चाहिए, ठीक है। ऊपर डिस्टेंस रखा था, तो अब जो अगला डिस्टेंस दिया हुआ अगले स्टेटमेंट में ये देखें, यहां पे टाइम है फॉर 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के लिए पूछा गया है, तो 1 किलोमीटर हम ऊपर रखेंगे, और जो चीज हमसे पूछी गई है टाइम, इसको हम एक्स का नाम दे देंगे, ठीक है। समझ लगी यहां तक? मैंने आपको ये बताया है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना जिसमें दो तरह की चीजें दी होती हैं, तो उसमें आपसे पूछा जाता है फिर बाद में कि जी एक चीज जो है इसकी कंडीशन देकर कि इसको मालूम करें, तो उसको आप एक्स का नाम दे देते हैं, उसको आपने ये बटे की फॉर्म में कैसे लेके आना है। अब देखें ये 20 किलोमीटर आ गया ऊपर, यहाँ पे 1 किलोमीटर आ गया, यहाँ पे नीचे 100 मिनट आ गया, इसके साथ लिखना हो लिख सकते हैं आप, यहाँ पे एक्स आ गया। अब हमने क्या करना है, एक्स को एक साइड पे लेके जाना है। एक्स आ गया जी, इसको हम इधर ले जाएंगे, एक्स को, ये हो जाएगा 1 किलोमीटर बटा 20 मल्टीप्लाई बाई 100। ये रूल तो आपको आते ही होंगे ना, सिंपल रूल्स हैं मैथ वाले, ये यानी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप बच्चों इसको सॉल्व करें, 0 0 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 5 10, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ये जो 5 आंसर है ना, यही हमारा यहाँ पे देखें ये ऑप्शन गिवन है। समझ लगी है इस बात की? कोई कंफ्यूजन है आपको तो मुझसे अभी पूछे, मैं दोबारा इसको आपको करवा देता हूँ। बस आपको ये पता होना चाहिए कि बटे में आपने किस तरह रखना है, ठीक है। अब देखें आप मिनट्स को भी ऊपर रख सकते थे, लाजमी डिस्टेंस आप ऊपर रखेंगे, बस ये ख्याल करना है कि जो चीज़ एक साइड पे आप उसे नोमिनेटर कहते हैं ना, इसे ऊपर नोमिनेटर होते हैं नीचे डिनोमिनेटर होता है, जो चीज़ आप एक साइड पे ऊपर रख रहे हैं दूसरी साइड पे भी उसी को ही ऊपर रखना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब इसमें ना मैं आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये तो था कैलकुलेशन के साथ करने का, वहाँ पे आपने क्या करना है, वहाँ पे थोड़ी सी बच्चों कॉमन सेंस को इस्तेमाल करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ लगेंगी। अब आप ज़रा दिमाग के ऊपर जोर डालें कैलकुलेशन की तरफ, यानी कि वो सोल्व करने की तरफ नहीं जाना, जस्ट इतनी बात को समझें। बच्चों यहाँ पे देखें 20 किलोमीटर है ना, वो 100 मिनट के अंदर कर रहा है, ठीक है। 20 किलोमीटर 100 मिनट के अंदर हो रहा है। आप इसको सिंपली वैसे भी कर देंगे ना, आपस में डिवाइड कर देंगे तो आपको समझ लग जाएगी
कि अच्छा जो है ना हमारे पास जो 1 किलोमीटर हो रहा है ये 5 मिनट में हो रहा है, ठीक है। यानी थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें ना, अब आप इस एज में पहुंच चुके हैं कि आप इन चीज़ों को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, जो ट्रिक मैंने आपको बताया है, यानी वो जो एक फार्मूला बताया, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, वो जो अगला क्वेश्चन है ना ये ज़्यादा ट्रिकी है। अब इसमें आपने ना एक वैल्यू को इग्नोर कर देना है। ये 60 समझो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ये ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक हेलीकॉप्टर है वो 320 किलोमीटर कर रहा है, 50 गैलन्स हैं। देखिए सेम वही सिनेरियो है, दो तरह की वैल्यूज गिवन है, ऐसा ही है ना, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वही कंडीशन आ गई होगी कि गैलन्स जो है उसने मालूम की हैं 400 किलोमीटर के लिए। आप इसमें करना चाहें वैसे ही करेंगे सेम। ऊपर अगर आप डिस्टेंस रखना चाह रहे हैं 320 रख लें, नीचे 50 गैलन्स आ जाएंगी। इस साइड पे 400 उसने कहा हुआ है, तो नीचे हम x मालूम कर लेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, फिर इसको इधर, ये वैल्यूज को अल्टरनेट करेंगे, तो बाद में जाके आंसर आएगा। थोड़ा सा ये लेंथी हो जाएगा, ये आपका 1 मिनट से भी ज़्यादा खा जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है कि इस तरह का जो है ना हर क्वेश्चन पे बैठ के उसे सोल्व नहीं करना शुरू कर देना। अब इसमें आप देखें कि 320 किलोमीटर पहले डिस्टेंस था, अब जो और डिस्टेंस उसने पूछा है वो 400 किलोमीटर है, यानी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, इसके करीब तरीन ही है। तो यानी अगर 50 गैलन्स लग रही थी पहले, तो अब जो है डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, तो गैलन्स भी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क पड़ जाए। तो आप देखें अब यहाँ पे 50 ऑप्शन गिवन है, 50 तो नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो इससे ज़्यादा जो थोड़ी सी वैल्यू बड़ी है वो ये वाली ऑप्शन में है, ठीक है। ये है कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये सेम टू सेम हर साल रिपीट होते हैं। तो बस दुआ करें कि यही क्वेश्चन इसी तरह ही आ जाए, ऐसा ना हो कि वहाँ पे जो है वो कोई अलग स्टेटमेंट हो। अगर यही सेम टू सेम हो फिर तो आपने देखते कह देना सर ने हमें सवाल करवाया था, इसमें 62.5 आंसर था, तो आप उसको चूज़ कर लेंगे। अब मैंने आपको क्या चीज़ बताई कि यहाँ पे आपने कॉमन सेंस को यूज़ किया है कि भाई मैं आपको ना एक एग्जाम्पल देता हूँ। अब दरअसल ज़रा लड़कियाँ हमें सुनती हैं, एफएनएस की बच्ची हैं, लड़कों को तो इस चीज़ का आइडिया होता है। मैं कहूँ जी 1 लीटर में जो है ना मैं अपने शहर तक जा सकता हूँ। मैंने शहर से थोड़ा सा आगे और जाना है, यानी ज़्यादा सफ़र नहीं बढ़ाना, थोड़ा सा सफ़र बढ़ाना है। तो अगर पहले 1 लीटर लग रहा था तो पेट्रोल भी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा 1 लीटर से लग जाएगा। यानी जितना ज़्यादा हम इंक्रीज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा दूसरी वैल्यू में इंक्रीज़ आएगा। यहाँ पे इंक्रीज़ बिल्कुल थोड़ा सा था, तो इंक्रीज़ यहाँ पे दूसरी चीज़ में भी इंक्रीज़ थोड़ा ही आया। अब 60 को मैंने इसलिए इग्नोर करवाया था कि ये पेपर में मोस्टली होता नहीं है, नहीं तो फिर ये आपस में जो है करीब तरीन वैल्यूज़ हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि पता नहीं कौन सा इसका आंसर आना है। चलिए आगे चलते हैं, बहुत टाइम इस पर लग गया है। अच्छा ये समझ लग गई बात, मुझे बताएं पहले यहाँ पे चैट में। कुछ क्वेश्चंस बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको ना आपने रट्टा लगाना होता है सेम टू सेम चीज़ें का, तो यही आपने क्वेश्चंस देख लेने हैं, ये आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज। अब ये सीरीज में से आ गया, ये है लेटर सीरीज। इसको देखते हैं। इसका ना तरीका मैंने आपको बताया था सीरीज को सॉल्व करने का। हमेशा आप कोई भी सीरीज गिवन होती है ना उसमें डिफरेंस देखा करें, कितना डिफरेंस आ रहा है। अब ए और सी है, सी एफ है, जे ओ, इस तरह। अब कितने लेटर्स का डिफरेंस आ रहा है? ए का आ रहा है, यहाँ पे बी मिस है, यहाँ पे सी डी ई, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है। एफ के बाद जे लिखा हुआ है तो एफ जी एच आई, यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है। जे है तो के एल एम एन, यहाँ पे 4 का आ रहा है। यानी कि आप देखें कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ना ये ऐसा ऐसा एक एक करके बढ़ रहा है। यहाँ पे 1 था, 2, 3, 4, तो अगला जो आना चाहिए वो 5 के बाद आना चाहिए। ओ के दरमियान में आप देखें, यानी 5 जो है वो आप लेटर गिने, पी क्यू आर एस टी, तो इसका आंसर यू आना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर ये यू आ जाएगा। मुश्किल तो नहीं है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आते होते हैं। अच्छा अब अगली जो मैं आपको एक टर्म समझाने जा रहा हूँ ना बच्चों, ये एक ऐसी चीज़ है कि ये आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगी, लेकिन ये तब कंफ्यूज करेगी जिस बच्चे ने मेरा लेक्चर नहीं सुना होगा। जिसने लेक्चर सुन लिया उसको समझ लग जाएगी। आपके पास ना एक टाइप होती है वहाँ पे क्वेश्चंस की, आपको कोई भी वर्ड दिया जाएगा और उसमें ना आपको कह दिया जाता है
कि इसको अल्फाबेटिकली आप अरेंज करें। अल्फाबेट्स तो पता है ना, अल्फाबेटिकली यानी कि ए बी सी के हवाले से। अब जैसे यहाँ पे मैनेजमेंट वर्ड है, तो ये देखें वैसे एक वर्ड बन रहा है ना, पूरा लेटर आगे पीछे है। अब हमने क्या करना है कि इसको अरेंज इस तरह से करना है, ए ई, फिर कौन सा बन रहा है, जी एम एन टी, ठीक है। अब इसमें जो डबल वर्ड्स होते हैं ना, लेटर्स होते हैं, आपने डबल लेटर्स को इग्नोर कर देना होता है, ठीक है। यानी कि अब ए था, ए सिर्फ एक दफा आएगा, दो दफा था वैसे, यहाँ पे एक दफा लिखा, फिर ई लिखा, जी एम एन। अब वो हमसे पूछ रहा है जब आप इसे अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेंगे ना, तो आपने सेकंड लास्ट लेटर बताना है, यानी इस साइड से आपने काउंट करना है, आखिर वाली साइड से। ये है लास्ट लेटर और ये है सेकंड लास्ट लेटर, और ये सेकंड लास्ट क्या है, एन, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, एन आएगा। ये था अल्फाबेटिकली अरेंज करके। अब वो आपसे ये भी पूछ सकता था कि थर्ड लेटर कौन सा है। अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो थर्ड लेटर लास्ट की तरफ से नहीं कह रहा है, वैसे वो कह रहा है कि थर्ड लेटर बताओ जब आप इसे अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। तो फिर आपके पास इसका जी आंसर आना था, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं। अब ना ऐसा भी होता है कि सम टाइम आपको ये हमारे पास पेपर्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो क्या कह देते हैं कि सिर्फ सिंपल कह देते हैं व्हाट इज द थर्ड लास्ट लेटर ऑफ मैनेजमेंट, यानी अल्फाबेटिकली का कहीं पे जो है वो जिक्र नहीं होगा। तो आपने फिर क्या करना है कि सिंपल जैसे वो वर्ड लिखा हुआ है आप उसी का जो है काउंट कर लेंगे। यहाँ पे थर्ड जो है वो ये ई बनेगा हमारे पास, ठीक है। समझ लगी बच्चों आपको, यहाँ तक बहुत इजी चीज़ें हैं, ठीक है, मुश्किल नहीं है। वर्बल इंटेलिजेंस तो मैं जब खुद बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ ना, इतना मज़ा आता है इन चीज़ों का। तो आप लोग भी जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको ये वर्बल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा मज़ा देगी। नॉन वर्बल फिर भी थोड़ी सी तंग करने वाली होती है कि उसमें शेप्स होती हैं, आपको ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ता है। लेकिन ये वर्बल इंटेलिजेंस आपकी फिंगर टिप पे होगी। और ये याद रखिएगा वहाँ पे 86 MCQs होंगे या 84, ये तकरीबन इसी में से कोई एक तादाद होती है, वो 30 मिनट्स होंगे। यानी एक MCQs करने के लिए तकरीबन 21 या 22 सेकंड होते हैं आपके पास। तो ये आप तब ही कर सकते। अच्छा, ये भी अपने माइंड में रखना है। कई बच्चे कहेंगे ना कि हमने जो है वो सारे नहीं करने, कुछ ही करने हैं। भाई कोशिश कीजिएगा कि 86 में से ना आपके 80 क्वेश्चंस लाजमी सोल्व हुए हों, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो टेस्ट है ना, इनिशियल टेस्ट, उसकी परसेंटेज अच्छी बन जाती है। और ये वर्बल ही आपको बड़ा बचा जाता होता है। नॉन वर्बल में समटाइम मिस्टेक्स हो जाती हैं। वैसे जो हमने वो आपको प्रोवाइड किया हुआ है उसमें से ये नॉन वर्बल आ रहा होता है हर साल, तो वो भी आपको बड़ा आसान लगेगा। और फिर ये है कि एकेडमिक पोर्शन भी जो है ना आगे चल के आपका आना है। तो इसलिए कोशिश करें कि जहाँ पे जितने ज़्यादा नंबर ले सकते हैं वहाँ पे आप ज़्यादा नंबर लें। चलें अब हम आ जाते हैं जी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस पे। अच्छा, इस पे ना कोई क्वेश्चन हमारे वो तकरीबन सेम ही आ रहे होते हैं हर में। अब ये तो आपको पता ही है, वो डॉट घूम रहे हैं तो डॉट को आपने देख लेना है कितने डिफरेंस से बाकी पैटर्न चल रहा है। अब इसमें अगर ऑड वन आउट पूछा हुआ है तो इसका मैंने आपको पहले बताया था लेक्चर में, दोबारा फिर नए बच्चों के लिए रिपीट कर देता हूँ। ऑड वन आउट वाली एक सीरीज होती है हमारे पास नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में। उसमें ना आपने देखना होता है कि कौन सी शक्ल बाकियों से बिल्कुल ही अलग है। यानी मैं आपको ये कहूँ कि 5 जो है वो इंसान खड़े हों, एक बीच में बंदर खड़ा हो, तो आपको पता लग जाएगा ये बंदर है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी यही चीज़ें होती है। आप देखें ये जितनी शेप्स है ना, इनके यहाँ पे कॉर्नर्स बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके जो है वो 3 है, इसके 4 हैं, इसके 5 हैं, लेकिन ये जो सर्कल है इसका भी कोई कॉर्नर नहीं है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये जो सर्कल है ये अलग है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 आप सोल्व करें, आंसर करें मुझे इसका। ठीक है जी, ये बच्ची आंसर कर रही है। क्या नाम है आपका? शाजिया, असद, मोहम्मद फियाज। अच्छा, आपने ना बच्चों एक काम कर लेना, जब आप यहाँ पे चैट्स कर रहे होते हैं अपने ईमेल पे नाम अपना लिखिएगा ताकि मुझे पता हो कि कौन से बच्चे यहाँ पे आंसर कर रही है। अब यहाँ पे ना इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो पहले आपने पैटर्न नोट करना होता है। कोई भी क्वेश्चन होता है ना, चाहे वर्बल का है नॉन वर्बल का, आपने पैटर्न को नोट करना होता है कि आखिर क्या चीज़ चल रही है। अब देखें ये इस तरह वर्टिकल लाइन थी, एक बिल्कुल सीधी लाइन, इसके बाद ये लाइंस डबल हो गई हैं। अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन दी हुई है तो ये यहाँ जाके ये भी डबल हो जाएगी, यानी इसको हमने डबल कर देना है। तो ये बी इसका आंसर आ जाएगा।
ओके जी, अब आपका फेवरेट पोर्शन जो आपको डरा के भी रखता है, एकेडमिक पोर्शन जो है ना बच्चों, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है और ज़रा टाइम आपका यही लेता है। ये जो 2 महीने अगर हमने कहा है ना कि आपको तैयारी करवानी है, आपने पढ़ना है, तो वही एकेडमिक पोर्शन ही ज़्यादा टाइम ले रहा होता है। बाकी वर्बल नॉन वर्बल जो है ये 1 हफ्ते की मार है। चलें, आपने अब क्या करना है, ये 5 क्वेश्चंस के ना मुझे यहाँ पे नंबरिंग के हिसाब से आंसर करके देना है। साथ साथ मैं इनको डिस्कस करना भी शुरू कर देता हूँ। ऑक्सीटोसिन इज मेनली एसोसिएटेड विद, ये आपके हार्मोन्स वाले चैप्टर में से है और इसके अलावा रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में से भी है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें से गिवन है। अब इसमें वो कह रहा है कि ये किस चीज़ से एसोसिएट करते हैं, यानी कि मेनली वो इसका फंक्शन पूछ रहा है। तो ऑक्सीटोसिन जो है यूट्राइन कंट्रैक्शन एंड मिल्क इजेक्शन, बाकी यहाँ पे देख लें तो ये ब्लड ग्लूकोज से नहीं करता, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इसके किसी से लेना देना नहीं है। ये मैंने पहले ऑलरेडी बताया कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो यूट्राइन कंट्रैक्शन होगा और मिल्क इजेक्शन में काम आता है, ठीक है। विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, अच्छा ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हार्मोन्स वाला, ज़्यादा डिटेल नहीं करनी है आपने, बस सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें करनी है। इसमें जो आपने चीज़ें करनी है ना वो बस ये पता होना चाहिए एंटीरियर के हार्मोन्स कौन से हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स कौन से हैं, और इनका ना मेन जो एक फंक्शन है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे ऊपर हमने ऑक्सीटोसिन का डिस्कस किया है, इंसुलिन का क्या होता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। ग्लूकागोन का क्या काम होता है, ग्लूकोज को स्टोर करवाता है। इस तरह कोर्टिसोल क्या है, ठीक है, थायरोक्सिन है, ये जो आपका थायराइड हार्मोन है। तो ये जो चीज़ें हैं ना आपने इनका थोड़ा बहुत याद रखना है। अब मुझे बताएं कि कौन सा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा होता है। अच्छा जी, क्या आंसर कर रहे हैं 2 का, ठीक है जी। पोस्टीरियर से ना आपने पढ़ा होगा, आई थिंक इसमें ADH है और ये ऑक्सीटोसिन का ही वहाँ पे गिवन है। तो ये 2 हार्मोन्स होते हैं और जो अंटीरियर है वहाँ से 6 हार्मोन्स का आई थिंक FSC की बुक में लिखा हुआ है। चलें जी, अगला क्वेश्चन है विच हार्मोन इज कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन इन कॉमन टेस्ट्स, कौन सा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है कॉमन टेस्ट के अंदर। ये चीज़ आपने कॉमन सुनी होगी, ये जो है, ठीक है, HCG। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है विच हार्मोन डार्कन स्किन बाय एक्टिंग ऑन मेलानोसाइट्स, ये आपकी बुक की लाइन है। कौन सा हार्मोन होता है मेलानोसाइट्स का, तो ये MSH होता है, ठीक है, मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप फॉर RBC ट्रांसफ्यूजन इज, ये भी आपके जो है वो ब्लड वाले चैप्टर से है, आपने ये चीज़ याद कर लेनी है, कौन सा यूनिवर्सल रेसिपेंट है, कौन सा जो है डोनर है। तो डोनर कौन जो है हर किसी को ब्लड अपना दे सकता है बच्चों, ओ नेगेटिव, शाबाश, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं होती वहाँ पे। अब जो आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है ना, केमिस्ट्री का पोर्शन मैंने आपको पहले बता दिया था 70 to 80% आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ रहा होता है। बाकी फिर कोई क्वेश्चंस हैं वो वहाँ से आ जाते हैं दूसरे पोर्शंस वगैरह से। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने जब इसकी तैयारी करनी है ना, वैसे तो जो लेक्चर्स आपको दिए हुए हैं हमने रिकॉर्डेड प्रोवाइड किए हुए हैं, उसमें चीज़ें बताई हुई हैं मैम ने। आपने क्या करना है इसमें, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कंडीशंस, ये लाजमी आपने देख लेनी है, ठीक है, जो भी वहाँ पे रिएक्शंस गिवन है। ज़्यादा चीज़ों को रट्टा नहीं लगाना, बस सिर्फ इतना देख लें कि उसमें कौन सी चीज़ इस्तेमाल हो रही है, कौन सी बन रही है और कंडीशन क्या है। और कुछ टेस्ट दिए हुए हैं, जैसे ये आपका अल्डिहाइड कीटोन्स वाला चैप्टर है, उसमें कुछ टेस्ट गिवन है कि इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है, अल्कोहल्स के लिए कैसे हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडोफार्म टेस्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें कलर कौन सा ये देते हैं, इनको अच्छी तरह पढ़ लेना है आपने। अब यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे, बेंजीन रिएक्ट्स विद RCOCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 टू फॉर्म, यानी आप ये समझ लें कि इसको आप अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर भी कह सकते हैं या बेंजीन वाला चैप्टर भी कह सकते हैं, कि ये जब इसका रिएक्शन होता है इसके साथ, ये समझें कि अल्काइल हैलाइड ही है, तो इसमें क्या हमारे पास आंसर आएगा, बल्कि ये अल्काइल हैलाइड नहीं है, ये हैलोजन ग्रुप इसके साथ वैसे अटैच हुआ है।
किसने आंसर किया है? सन ये आसान थे क्या बच्चों? बायो के आसान थे जो मैंने आपको करवाए हैं, मुश्किल नहीं है। अगर आपको मुश्किल लग रहे हैं तो इट्स मीन कि आपने भी पढ़ना है चीज़ों को, ठीक है। लेकिन आपको चीज़ें तैयार हो जाएंगी, परेशान नहीं होना। अच्छा जी, पहले का जो है ना आंसर आएगा इसाइल बेंजीन एराइल कीटोन। ये चीज़ आपको कब पता लगेगी? जैसे मैंने आपको भी कहा था, आपने रिएक्टेंट पढ़ा होगा, प्रोडक्ट पढ़ा होगा। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, रिएक्टेंट बेंजीन दिया हुआ है और ये वाला दिया है, ठीक है। ये दो आपको रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं, ये कंडीशन भी बताई हुई है, और तीसरी चीज़ आपसे प्रोडक्ट पूछ ली है। तो अगर आपने इस हिसाब से रीड किया होगा तो आपको पता होगा जी इससे ये वाली चीज़ बननी है, ठीक है। अब है बेंजीन कॉमनली अंडरगोज विच एरोमेटिक रिएक्शन। ये भी बेंजीन वाले चैप्टर से गिवन है। हाँ जी, ये तो चीज़ इजी है, आपको पता ही होगा। अच्छा, एक बच्ची कह रही है जी सेकंड ए, एक बच्ची कह रही है सी। सोच लें बच्चों क्या आएगा। बेंजीन कौन से रिएक्शंस जो हैं वो जल्दी दे रहे होते हैं? बच्चों आपको ना मैंने पहले भी एक जो लेक्चर दिया था उसमें आपको कहा था, आपने जो अल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर गिवन है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, इसकी कुछ एग्जांपल्स गिवन है, इनको पढ़ लेना है, ठीक है। मोस्टली ना इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। और यहाँ पे भी अगर बेंजीन का पूछा हुआ है कि कौन सा ये रिएक्शंस देते हैं, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे होते हैं, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे लिखी हुई है हमारे पास, बिकॉज दिस स्पेसिफिक पाथवे प्रिजर्व्स इट्स इनहेरिट, यानी कि इसके जो एक स्ट्रक्चर होता है ना, आपने ये स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है बेंजीन का, इसके अंदर पाई बॉन्ड्स होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर इसका प्रिजर्व रहता है ना, वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस में ही होता है, ठीक है। आपने जब इसके रिएक्शंस पढ़ने हैं वहाँ पे भी आपको बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस की हेडिंग के साथ नज़र आएंगे। तो इसलिए इस बात को याद रखना है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। अच्छा बच्चों, अब जो है हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन मिनट बच्चों। चलिए जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज प्रमोटेड बाय। ये फंक्शन गिवन है, वहां पे लिखा हुआ है फंक्शन जो है ना, ये आपका चैप्टर है कौन सा, ये जो हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर गिवन है उसमें से क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, इसका एथिलीन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये क्वेश्चन बहुत आ जाते होते हैं, आपसे पूछा जाता होता है कि किसमें जो है कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये भी आप लोग एक दफ़ा देख लीजिएगा। अब उसने sp3 का क्या है, यानी कि सारा जो है स्टेबल है। sp3 किस में होगी बच्चों, सोचिए ज़रा। यहाँ पे CH4 गिवन है, BCl2 है, BF3 है, बताएं क्या आंसर है आपका। ओके, वेल डन बच्चों। तो आपने मीथेन इसका आंसर किया हुआ है, यही आंसर है इसका। CH4 हैज़ विच हाइब्रिडाइजेशन। ये देखें फिर वही क्वेश्चन उसी टाइप का रिपीट हुआ है, तो इसमें ये वाली हाइब्रिडाइजेशन होगी। चलें, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ लगी हैं। अच्छा, केमिस्ट्री का मैंने आपको बता दिया। देखें, ये जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं ना, इनको काइंडली आप लोग उसी हिसाब से माइंड में रखा करें और बुक से उसी तरह से रीडिंग करनी है। मुझे बाद में बच्चियाँ पूछ रही होती हैं, सर हमने कैसे पढ़ना है, तो यही चीज़ें मैं आपको लाइव क्लास में बता रहा था, क्या कुछ आपने पढ़ने हैं। अब फिजिक्स की तरफ आते हैं। इसमें जो आज क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं ये कुछ कॉमन सेंस वाले हैं, कोई इतने ज़्यादा वो डीप नहीं है। अब सनलाइट जो है कितना टाइम लेती है, ये एक साइड जो बॉक्सेस होते हैं उसमें से उठाया गया क्वेश्चन है, कितना टाइम लगता है इसे अर्थ पे पहुंचने के लिए। तो ये जो चीज़ है ये आपने वैसे भी पढ़ी होगी जीके में, तो 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन द मून इज अबाउट। ये आपने न्यूमेरिकल्स में चीज़ की हुई है। जब हमने न्यूमेरिकल सोल्व किए थे ना, मुझे आज तक याद है कि वहाँ पे ये एक क्वेश्चन ऐसा गिवन होता था कि वहाँ पे जो है मून पे इतने ग्रेविटेशनल है,
तो इसका क्या आंसर आना चाहिए? 1/6 ऑफ अर्थ। हाँ यही आंसर है, ठीक है। द ग्रेडियंट ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज, अगर हम जो है ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी टाइम का, जो यहाँ पे हमारे पास इसका आता है, जो भी इसके अंदर स्लोप बनती है, सीधी हो या इस तरह हो या ऊपर को जा रही हो, तो ये हमें क्या चीज़ दे रही होती है? ये हमें एक्सेलरेशन देगी, ठीक है। ये देखें, ये जो स्लोप ग्रेडियंट हम कहते हैं स्लोप को, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आप देखें तो जब भी वेलोसिटी टाइम होता है, आपने वो फार्मूला पढ़ा हुआ है ना एक्सेलरेशन का, क्या होता है, ठीक है, बल्कि ए लिखेंगे यहाँ पे, v/t। अब अगला क्वेश्चन है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन विच कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। बच्चों आपका ये जो पोर्शन है ना प्रोजेक्टाइल मोशन वाला, ये जो टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसके एमसीक्यूज मैंने बहुत देखे हैं। इस टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। एक बार याद रखिएगा कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होती है ना, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास, Vx होता है, Vy होता है, ठीक है। यानी वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल है, ये हमेशा जो है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो Vy है ये चेंज होती रहती है। Vy का मतलब क्या है? वर्टिकल। मैंने पहले ऑलरेडी आपको बता दी, जो वर्टिकल कंपोनेंट है। तो उसने यही पूछा है कि जब जो है वो अपवर्ड जा रही होती है कोई भी चीज़ प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो कौन सा कंपोनेंट है वेलोसिटी का जो डिक्रीज करता है? तो ये वर्टिकल कंपोनेंट ही करेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा। फिर इसी का एक क्वेश्चन है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये आपके न्यूमेरिकल में से क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल में भी है, वैसे भी आपके वहां पे गिवन है बुक के ऊपर, ये साफ बात लिखी हुई है कि जो मैक्सिमम रेंज होती है ना वो 45 डिग्री पे होती है, ठीक है। तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, और ये कोई इतनी डीप चीज़ें नहीं है। क्या देखिए, अब आपको ना ये समझ लग रही है कि अगर हमने आपको पोर्टल के ऊपर लेक्चर्स दिए हैं ना, अगर 7 या 8 मिनट का एक चैप्टर का लेक्चर होता है, तो वो इसीलिए होता है कि आप ज़रा डीप ना जाएं, वो चीज़ करवाने का फ़ायदा ही नहीं है जो वहाँ पे टेस्ट में नहीं आनी। तो इसलिए कोशिश किया करें सुपरफिशियल चीज़ों को लेके चलना है। ये जो आपको मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किए हैं स्पेशल फाइल्स वाले, उनको प्रोवाइड करने का मकसद भी यही है कि आप वहाँ से क्वेश्चंस को देखेंगे, आपको आइडिया होगा कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, आप उसी तरह से अपनी तैयारी को मॉडिफाई करेंगे। चलिए अब आखिरी पोर्शन है हमारा जी इंग्लिश का। अब लास्ट ईयर और इससे पिछले साल मैंने देखा कि वो इंग्लिश में जो चीज़ें दे रहे थे ना, वो कोई इस तरह की चीज़ें नहीं थी कि सेंटेंसेस दे दें। जब मैंने टेस्ट दिया था एएमसी का या पीएमए का, तो उस टाइम पे ना ये प्रोपोजिशंस वगैरह बहुत होती थी, सेंटेंसेस के बारे में बहुत चीज़ें पूछी जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो जो इसकी चीज़ें होती हैं ना, ग्रामर वाली चीज़ें हैं, वही पूछ लेते हैं, टर्म्स वगैरह पूछ लेते हैं। अब देखें यहाँ पे एक है, रेपिटेशन ऑफ द सेम वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लास इज कॉल्ड। बताएं क्या आंसर है? मरियम फातिमा बच्ची बड़ी ज़हीन है, ठीक है जी, इनका आंसर ठीक है, ये एनाफोरा इसका आंसर आएगा। अब ये क्या चीज़ होती है, मैं आपको ना एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने डिफरेंट पोइम्स पढ़ी होंगी, वैसे तो एफएससी में कोई इतनी खास लिखी नहीं हुई, तो उसमें जो है ना मोस्टली पोइट्स वगैरह जो चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, यानी एक ही तरह के जो सेंटेंस तो नहीं पूरा कहेंगे, फ्रेज कह सकते हैं, या कुछ वर्ड्स होते हैं जो बार बार यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसको हम एनाफोरा कहते हैं। मैं अभी इसके एग्जांपल बच्चों आपको सर्च करके बता रहा हूँ। अच्छा, तब तक अगला क्वेश्चन देखें आप, हार्ड वर्क इज बेस्ट क्लासिफाइड एज अ, क्या आंसर आएगा इसका? अच्छा जी, हार्ड वर्क इज बेस्ट क्लासिफाइड एज नाउन फ्रेज आएगा, ठीक है। ये फ्रेज में से जो है वो गिवन है, और वर्क हमारे पास क्या होता है, एक नाउन है। अच्छा, ये एनाफोरा का मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इसकी एग्जांपल मेरे पास आ चुकी है। बच्चों आवाज़ आ रही है आपको? ओके, 1 मिनट बच्चों, मुझे देखने दें।
ठीक है। अच्छा बच्चों, इसके एनाफोर की मैं आपको एग्जांपल बता रहा था। एग्जांपल इस तरह से है, एक आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप। ठीक है, ये एक सेंटेंस बन गया। फिर अगला सेंटेंस है आई हैव अ ड्रीम दैट माई 4 लिटिल चिल्ड्रन विल वन डे लिव इन अ नेशन। अब देखें, दो सेंटेंस इसने बनाए हैं, उसी में सेम जो है वर्ड यूज कर रहा है आई हैव अ ड्रीम। फिर तीसरा सेंटेंस आएगा, उसमें फिर वो यूज करेगा आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम। तो इट्स मीन कि जहां पे रेपिटेशन होती है वो एनाफोरा होते हैं। अच्छा, इसका मैंने आपको बता दिया है हार्ड वर्क वाले का। अब अगला क्वेश्चन है एड डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी कि आप कहते हैं ना कि इसने डिक्लेरेशन की है, कोई चीज को बयान करना। तो इसका क्या आंसर आएगा जी? एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन ओनली, नहीं भी, मेक्स अ स्टेटमेंट। देख लेते हैं यहाँ पे क्या आंसर गिवन है। हाँ, मेक्स अ स्टेटमेंट। ठीक है। एन अफर्मेटिव सेंटेंस इज वन डैट, यानी जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं आपने पढ़ा होगा, उन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो इसमें जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा, मेक्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। अ नेगेटिव सेंटेंस यूजुअली कंटेन्स, जो नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं इसमें नो, नॉट और नेवर का यूज किया जाता है। ठीक है। तो बच्चों ये चीज़ें हमारी होगी, ये इंग्लिश भी मैंने आपको कवर करवा दिया है। यानी ये ना कुछ आपको आइडिया देना होता है चीज़ों का। स्क्रीन नहीं नज़र आ रही, 1 मिनट बच्चों। आपको कवर करवा दी हैं। आपको कुछ ना चीज़ें मैं दोबारा डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ, तमाम वो बच्चे जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया हुआ है। और देखें, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब भी बायो को पढ़ना है ना, तो उसमें चीज़ें इस तरह से पढ़नी है कि सिर्फ जो सुपरफिशियल चीज़ें हैं, यानी कि अगर कोई टॉपिक गिवन है जैसे मैंने हार्मोन्स का बताया, अब ये नहीं है कि आप पूरा पढ़ना शुरू कर देंगे कौन सा हार्मोन पीछे से रिलीज़ होगा, कौन जाके इसको स्टिमुलेट करेगा। इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है आपने, सिर्फ आपने सुपरफिशियली चीज़ों को लेके चलना है। सेकंड नंबर पे जो केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक पोर्शन को सबसे पहले करें, वो आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसमें प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, कंडीशंस का आपको पता हो, टेस्ट वगैरह का पता हो, कुछ जो फंक्शंस गिवन होते हैं वो भी आपको पता हो। फिर इसके बाद हम बात करें इसकी फ़िज़िक्स की। तो फिज़िक्स में देखें कोई ना पता नहीं होता कि किस तरह की वो चीज़ें उठाते हैं। मोस्टली ना उसमें कुछ चैप्टर्स हैं, ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है, ये यंग मॉडुलस एक है टॉपिक है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जहाँ से ना वो मोस्टली क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो उनके ऊपर भी मैंने नोट्स बना के शेयर क्यों हैं, उसके ऊपर लेक्चर्स मैंने देने हैं अभी। अच्छा बच्चों, तो मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ सारी। जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश में बच्चों आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो पहले टर्म्स गिवन है ना, इसका प्रॉपर मैंने एक लेक्चर बनाया भी हुआ है, वो मैं इंशाल्लाह अगले क्लास में कवर करूँगा। आपको ना उसमें इंग्लिश ही कवर करवाऊँगा सारी। उसमें कुछ टर्म्स हैं इस तरह की, जैसे मेटाफर हो गया, सिमिली हो गया, और कुछ और चीज़ें भी हैं, तो सारी हम उसमें पढ़ेंगे। तो इंग्लिश के ऊपर कोई ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसको कोई स्पेसिफिक बुक से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। बस सिर्फ जो नोट्स मैंने दिए हुए हैं ना, वहाँ से चीज़ों को आप कवर कर लें। बाकी ये जो आपका है वर्बल इंटेलिजेंस है, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस है, तो उनको आपने कैसे करना है, वो जैसे मैं आपको कवर करवा रहा हूँ ना, और जो मैंने चीज़ें प्रोवाइड की हैं सिर्फ वही कर जाएं। ये पोर्शन आप ऐसे समझें कि बस आपके टेस्ट में है ही नहीं, क्योंकि आपको जो है ये इतने इजी लगेंगे ना, वहाँ पे जाके आप दुआएं दे रहे होंगे कि सर ने जो वर्बल और नॉन वर्बल हमें करवाया है ना, ये हमारा पेट वैसे का वैसे हो रहा है। जो एकेडमिक पोर्शन है इस साल हम जैसा करवा रहे हैं, इंशाल्लाह जैसे ये टेस्ट स्टार्ट होंगे आपको तब से बच्चों के रिव्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे कि जैसे चीज़ें हमने करवाई थी वहाँ से एकेडमिक पोर्शन भी कवर हो रहा है। तो अब ना मुझे बताएं कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा मसला आ रहा है। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है इंटरव्यू के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लीज़। बच्चे इंटरव्यू की तैयारी मैं आपको अभी से कैसे शुरू करवा दूं, अभी पहले टेस्ट क्लियर करें। और इंटरव्यू ना कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती, इंटरव्यू की तैयारी हम करवाते हैं, हर साल ही करवाते हैं। मैं खुद ही इसकी लाइव क्लासेस ले रहा होता हूँ उसमें, बल्कि हम बच्चियों के साथ जो है वो जब उनकी तैयारी मुकम्मल हो जाती है वो लाइव आती हैं, हम उनके इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाते हैं। तो वो हमारी जिम्मेदारी है, उसकी टेंशन ना लें। फिलहाल आप इनिशियल टेस्ट क्लियर करें। अच्छा, नॉन वर्बल ना, नॉन वर्बल में आपको जो फाइल्स प्रोवाइड की गई हैं 100% वाली हमारे पोर्टल के ऊपर जो पड़ी हुई है ना,
पहले नंबर पे बच्चों आप इनको कवर कर लें, वो लाजमी है। उसमें से मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि अगर 64 एमसीक्यूज हैं तो आपके 30 से 40 एमसीक्यू यहाँ से आ ही जाने हैं हमारी उन फाइल्स में से। और बाकी जो चीज़ें रह गई, कुछ और एमसीक्यूज भी आपको प्रोवाइड करेंगे, बाकी आपने प्रैक्टिस भी की होगी, तैयारी भी आपको करवा रहे हैं, तो वो आपका सब कुछ वहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, एकेडमिक पोर्शन ही मसला है सर। बच्चे एकेडमिक पोर्शन नहीं मसला, ठीक है, ये सिर्फ मसला तब बनता है जब आपने ना पढ़ा ना हो। अब मुझे नहीं लगता, मेरी जो ऑब्जर्वेशन रही है ना, कि एक ऐसी बच्ची जो तैयारी कर रही है, 2 महीने से तैयारी करी जा रही है, वो एंड पे जाके एकेडमिक क्लियर ना कर सके, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ उन बच्चियों का एकेडमिक पोर्शन रहता है जो इंटेलिजेंस को तो 1-2 दिन में, 3 दिन में आप कुछ ना कुछ उसका समझ जाते हैं, लेकिन एकेडमिक पोर्शन प्रॉपर आपका नॉलेज मांगती है। तो जब आपने वही उस पर नहीं टाइम दिया होता है, ऐसे टेस्ट में पेयर हो जाते हैं 1 हफ्ता या 2 हफ्ता पढ़ के, तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है एकेडमिक पोर्शन क्लियर नहीं होगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जितनी यहाँ पे बच्चियाँ हैं ना, इनका इनिशियल टेस्ट तो लाजमी ही क्लियर है, जो प्रॉपर लाइव क्लासेस भी ले रही हैं, पोर्टल के ऊपर भी अटैम्प्ट कर रही हैं चीज़ें। तो आपने जो है वो परेशान नहीं होना, बाकी जो है वो परेशान हो सकती हैं, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अच्छा, आज वैसे मैंने ना एक और टॉपिक भी रखा हुआ था बच्चों कि जो आपको करवा दूं, कॉमन सेंस वाला, लेकिन मेरे ख्याल में ना हम इसको अगला जो लेक्चर रखूँगा मैं उसमें कोशिश करूँगा ये एमसीक्यूज ना ऐड करूँ, उसमें सिर्फ ना हम कुछ वर्बल नॉन वर्बल के ऊपर फोकस करेंगे और इंग्लिश का पोर्शन पढ़ेंगे। 3 चीज़ें मैं आपको कवर करवाऊँगा उसमें, तो जो इंपॉर्टेंट पहले उसमें टॉपिक्स होंगे ना वो आपको मैं पढ़ा दूंगा। फिलहाल आज आपसे सिर्फ जो 5-10 मिनट हैं इसमें क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, फिर असर की नमाज का टाइम होने वाला है, तो आप लोग पूछ लें जो भी चीज़ यहाँ पे आपके माइंड में आ रही है, क्योंकि फिर आपको अगर वहाँ पे रिप्लाई नहीं मिलता व्हाट्सएप के ऊपर जल्दी, तो कई बच्चे गुस्सा भी करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे पूछ लें, मैं आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल हूँ, जो भी क्वेरीज हैं आपकी। ओके बच्चों, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। ओके बच्चों, तो मुझे लगता है कि किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन नहीं है। मैंने पढ़ाया ही इतना प्यारा है, समझाया ही इतना अच्छा है कि किसी का कोई क्वेश्चन रहा ही नहीं है। अच्छा, किसी को कोई आर्थराइटिस है तो कोई इशू तो नहीं बनता। बच्चे ये जो चीज़ें हैं ना ऐसे तो इशू नहीं करती। फैनल मेडिकल में जाके ना एक दफ़ा वो ब्लड टेस्ट वगैरह करवा रहे होते हैं, लेकिन आर्थराइटिस का मैंने कभी सुना नहीं है किसी बच्चे का ये भी करवाते हों। लेकिन मैं आपको कंफर्म करवा दूंगा, पिछले जिनकी सिलेक्शन हुई है ना, जिन बच्चों का फैनल मेडिकल हुआ है, कि इस चीज़ का वो टेस्ट करते हैं कि नहीं। सर मुझे ये बता दें कि पोर्टल से कैसे कैसे सारे पीडीएफ्स या लेक्चर निकालूं। बच्चे पोर्टल के ऊपर ना मैं अब यहाँ पे दिल नहीं कर रहा मैं यहाँ पे पोर्टल को दोबारा खोलूं दिखाऊं। आप ग्रुप में एक दफ़ा मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बच्चियाँ हैं जो आपको सारी चीज़ें समझा देंगी। वो बता देंगे कि आपने कैसे कैसे पोर्टल्स ओपन उसके पीडीएफ्स को एक्सेस करना है, तो कोई मुश्किल नहीं है सर। एकेडमिक के लिए पोर्टल वाला ही इनफ है। बच्चे जो पोर्टल के ऊपर चीज़ें गिवन है ना वो बहुत हैं, वही आप अगर कवर कर लेते हैं ना तो आपके पास देखें इतना टाइम बचना ही नहीं है कि आप और किसी चीज़ की तरफ जाएं। सर किया था मैसेज, आप रिप्लाई नहीं। बच्चे रिप्लाई आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो अच्छी बच्ची है ना वो इस बच्चे को नूरीन नज़र, अब पता नहीं इनका वहाँ पे नाम क्या है, तो इनको लाजमी आपने रिप्लाई कर देना। बच्चे पोर्टल का तरीका बता देना, फिर भी आपको समझ नहीं लगेगा, आपने मुझे मेंशन कर देना है, मैं आपको बता दूंगा। सर अगेन अप्लाई करने के लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं कि नहीं? बच्चे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कौन से, मतलब मैं समझा नहीं हूँ। एकेडमिक समरी अब ओपन नहीं होती पोर्टल पर। अच्छा एकेडमिक समरी, अच्छा वो हमने ऐड की हुई है, मैं उसे चेक करूँगा बच्चे कि वो ओपन हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर कोई इशू आया हुआ, कोई ग्लिच हुआ, मैं उसको सोल्व करवा दूंगा। सर फीस स्लिप जो है कब तक आ जाती है? बच्चे ये ना आपकी रोल नंबर स्लिप आती होती है, तकरीबन 7 दिन भी लग जाते हैं, 15 दिन भी लग जाते हैं। अभी तो क्योंकि अप्लाई स्टार्ट हुआ है ना तो अभी टाइम लग जाएगा, तो आप बेफिक्र रहें। वो आपने पोर्टल चेक करते रहें जहाँ पे अप्लाई किया है तो आ जाएगी। वहाँ पे फ़ीस स्लिप भी आती होती है। वो फ़ीस स्लिप का ये आपने करना होता है कि नेशनल बैंक में जमा करवानी होती है, 300 उसकी फ़ीस होती है। सर बेस्ट सेंटर कौन सा है लोअर रावलपिंडी में से? बच्चे बेस्ट सेंटर जो है ना, मैं ये रिकमेंड करूँगा। अब ना लास्ट टाइम मैंने बच्चों को कुछ बताया था कि जो फैसलाबाद सेंटर है वहाँ पे रश कम होता है क्योंकि बच्चे ज़्यादा वहाँ पे नहीं होते, तो वहाँ पे सिलेक्शन यानी कि टेस्ट जो है वो देने में तो आपको आसानी रहती है। और मेरा ये ख्याल था कि शायद वहाँ से जो सिलेक्शन हो रही होती है ना वो ज़्यादा होगी क्योंकि बच्चे थोड़े हैं। लेकिन एंड पे क्या होता है कि ये जो फैसलाबाद के बच्चे भी होते हैं ना, इनको भी इंटरव्यू के लिए आई थिंक ये रावलपिंडी या लाहौर में बुलाते हैं। उन्होंने पहले पूछा होता है जब फॉर्म जमा करवाते हैं ना कि आप कहाँ पर इंटरव्यू के लिए हैं,
तो उसकी बेस के ऊपर जो है ना, यानी फैसलाबाद में इंटरव्यू कंडक्ट ही नहीं होते, तो फिर आपका कंपटीशन जो है फिर उन्हीं बच्चों से हो जाता है जो लाहौर या रावलपिंडी के हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आपके करीब जो सेंटर पढ़ रहे हैं ना, आप वहीं पे इनिशियल टेस्ट दें। बाकी कंपटीशन तो है, कंपटीशन में आपको आना पड़ेगा, तो प्रेफर उसको करें जो आपके घर के करीब है। अच्छा, मुल्तान सेंटर के बारे में बता दूं, मुल्तान में सख्ती होती है अभी हर साल। यहाँ पे हाइट के ऊपर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। इवन लास्ट ईयर जो है ना, ये कुछ बच्चों की हाइट पहले ही चेक कर रहे थे टेस्ट से पहले ही, कि अगर किसी बच्चे की थोड़ी सी हाइट भी कम है ना, तो उसको टेस्ट ही नहीं देने दे रहे थे। वो कह रहे थे भी घर चले जाओ आप। तो स्ट्रिक्टनेस होती है यहाँ पे मुल्तान सेंटर में। लेकिन ना ये हर साल सिस्टम चेंज होता रहता है, ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो सेंटर में देखें, जैसे वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं ना हर साल चेंज होते हैं, तो मे भी अगर कोई ऑफिसर चेंज होता है, कोई और अच्छे वाला आ जाता है, तो वो कर लेते हैं। अच्छा, एक बच्ची कह रही है हाइट 5 बच्चे, ऐसा नहीं होता। अगर कोई 5.5 आपकी हाइट का कहे ना, तो आपने मुझे बता देना है, ठीक है? ऐसा नहीं होगा, हम जो है इसका सोल्यूशन निकलवा देंगे। सिर्फ 5 फीट हाइट चाहिए। इसमें जो है वो ये होता है कि कुछ सेंटीमीटर का में भी थोड़ा सा वो कर लें, क्योंकि उनका जो पैमाना होता है ना, उस पर थोड़ा सा फ़र्क होता है। बाकी कोई ये 5.5 हाइट नहीं होती, ये आपने गलत, आप यहाँ पे या तो आपको किसी ने गलत गाइड किया है, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो अगर ऐसा इशू होगा भी सही, तो आपने मुझे लाजमी बताना है। इंशाल्लाह आपका दोबारा टेस्ट होगा, हम बात करेंगे वहाँ पे सेंटर वालों से। सर इनिशियल पास हो जाता है, बट इंटरव्यू की कॉल का प्रॉब्लम होता है। बच्चे, इंटरव्यू के कॉल का यही तो है ना, वो कंपटीशन ही इतना होता है, वो बाद में मेरिट बनता है जाके, ठीक है? तो अभी देखें, अगर आपने AFNS का सोच लिया है ना, तो आपने इसको लेके चलना है, इसकी तैयारी करनी है। लेकिन आपको एक और मशवरा दूंगा तमाम बच्चियों को, कि सिर्फ एक साइड पे मत लगे रहिएगा। आपने अपने कोई और माइंड में ऑप्शन रखना है कि मैंने कहीं और अगर एडमिशन लेना है, क्योंकि देखें ना, इंटरव्यू जाकर दिसंबर में होंगे, जनवरी में होंगे, तो इतना टाइम तो आप घर पे नहीं बैठे रहेंगे ना कि सिर्फ एक चीज़ के पीछे लगे रहें कि आपको इंटरव्यू कॉल आती है कि नहीं आती। तो इसलिए कहीं और भी एडमिशन ले लेना है। हाँ ठीक है, कॉल आ जाती है, अल्लाह करे कॉल आए सबको, तो आप वहाँ पर जाके इंटरव्यू दें अपना। इंटरव्यू के बाद का प्रोसेस ये होता है कि फाइनल मेडिकल होता है, उसमें तकरीबन 3 से 4 दिन लग जाते हैं, हफ्ता भी लग जाता है। और फिर फाइनल मेडिकल के बाद जो है ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू होते हैं। ये तकरीबन मार्च तक काम जाता है। लाहौर का सेंटर ज़बरदस्त है, बेस्ट है, ठीक है बच्चे, लाहौर बेस्ट है। इंटरव्यू का अच्छा ये बता दिया, ऑल ओवर पाकिस्तान। चलें, अच्छा ठीक है बच्चे, सीट्स का जो है ना, सीट्स जितने CMH है ना जहाँ पे हैं, वहाँ पे तकरीबन 100 सीट्स भी होती हैं, 150 भी होती हैं, ये डिपेंड करता है हर जगह पे ना। तो मुझे अब कन्फर्म नहीं है इनका, लेकिन मैं सीट्स की डिटेल्स निकाल के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सर आउट ऑफ 10 कितने लोगों का रिसीव होता है कॉल? अच्छा, कॉल कितनों को रिसीव होती है? बच्चे, मैं आपका इसको ना ऐसे करते हैं कि देखें, जैसे इनिशियल टेस्ट 2000 बच्चों को क्लियर हुआ है ना, मुल्तान सेंटर से एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मुल्तान सेंटर में जो है 1000 बच्ची का, ये 2000 बच्ची का इनिशियल टेस्ट क्लियर हुआ था। उसमें से इन्होंने चुनी है जो बच्चियाँ, वो तकरीबन 300 या 400 बच्चियाँ होंगी जिनको इंटरव्यू की कॉल आएगी। समझ लगी आपको बात की? तो इस तरह से ये जो है बाद में, यानी जो टॉप उनमें होंगी ना 300-400 बच्चियाँ, FSC मार्क्स भी मैटर करते हैं, इनिशियल टेस्ट भी मैटर करते हैं, तो फिर उनको ये कॉल आती होती है। चले ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चंस आपके ख़त्म। और मैंने आपको एक चीज़ बता दी है कि अगर आपने AFNS देने का सोच लिया है, जो भी आपके मार्क्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को साइड पे कर दें। आपने अब टेस्ट लाजमी देना है और अपने पास साइड पे एक सेफ़ ऑप्शन भी रखना है कि कहीं पे एडमिशन भी ले लेना है। तो आज की क्लास यहाँ पे एंड होती है। दुआओं में आप लोगों ने याद रखना है, मेहनत करें, दिल लगा के मेहनत करें, और मेडिक्स आपके लिए हाजिर है। और हो सके तो अपने जानने वालों को भी बताएं, उन बच्चों को बताएं जिनको इस चीज़ का नहीं पता होता। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। फ़ी मानिल्लाह।